नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली और पूरे एनसीआर में रविवार को वायु प्रदूषण और गंभीर हो गया जब जहरीले स्मॉग और घने कोहरे की मोटी परत ने शहर को ढक लिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई बढ़कर 461 पहुंच गया, जो एक दिन पहले 431 था। शहर के सभी 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। रोहिणी 499, बवाना 498, विवेक विहार 495, आनंद विहार 491 और आईटीओ 485 जैसे इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर के करीब रहा। एनसीआर के अन्य शहरों में भी हालात खराब रहे। नोएडा में एक्यूआई 470, गाजियाबाद में 460, जबकि गुरुग्राम बहुत खराब श्रेणी में रहा। घने स्मॉग और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू करने पड़े। हालात को देखते हुए सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर में क्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी और स्कूलों में हाइब्रिड क्लासेस जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की चेतावनी दी है, जिससे प्रदूषण बने रहने की आशंका जताई जा रही है। भारत ने बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने के मेक्सिको के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और संकेत दिया है कि अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए वह उचित कदम उठा सकता है। मेक्सिको की कांग्रेस ने भारत, चीन, ब्राजील सहित कई देशों से आयात पर शुल्क बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे सीनेट की स्वीकृति के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत ऑटो पार्ट्स, हल्के वाहन, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, खिलौने, फुटवेयर, फर्नीचर, एल्यूमिनियम और ग्लास सहित 1 दर्जन से अधिक सेक्टर की 1463 टैरिफ कैटेगरी में बदलाव होगा, जहां ड्यूटी 5% से बढ़कर 50% तक जा सकती है और अधिकांश उत्पादों पर लगभग 35% शुल्क लगने की संभावना है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए कहा कि यह कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंगेजमेंट और मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको के वाइस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी से उच्च स्तरीय वार्ता की। भारत और मेक्सिको के बीच 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 10.58 अरब डॉलर का रहा था। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वार्ता के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने निर्यातकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को किसी भी जन जागरूकता अभियान के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन कांग्रेस के रवैये पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस दिल्ली में कांग्रेस आज वोट चोरी के खिलाफ बड़ी रैली कर रही है, उसी दिल्ली में 1 साल पहले जब वोट चोरी हो रही थी तब कांग्रेस पूरी तरह चुप थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उस समय आम आदमी पार्टी के नेता लगातार वोट चोरी के सबूत सामने रख रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे या इससे बचेंगे। भारद्वाज ने कहा कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे से बचती है तो यह साफ होगा कि उसका नैरेटिव देश हित में नहीं बल्कि केवल अपनी पार्टी के हित में है। कांग्रेस रविवार 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करेगी। पार्टी इस रैली के जरिए सरकार और चुनाव आयोग को चुनावों में हेरफेर के आरोपों पर जवाबदेह ठहराने की मांग करेगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी की भी संभावना है। कार्यक्रम से पहले नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकत्र होंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर से करीब 5.5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए हैं और इन पर आधारित एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने के लिए समय मांगा जाएगा। यह रैली लोकसभा में चुनाव सुधारों, खासकर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर हुई तीखी बहस के बाद हो रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर प्रक्रिया को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार
14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें सोनिया गांधी से मिलने की भी संभावना है। यह संभावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब राज्य में नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर बेचैनी बनी हुई है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संकेत दे चुके हैं कि कर्नाटक का नेतृत्व विवाद हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वयं खड़गे सुलझाएंगे। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की मेगा रैली के बाद यह बैठक प्रस्तावित है। इस बीच बेलगावी में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सियासी संकेत तेज हुए हैं। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन के उस बयान से अटकलें बढ़ी हैं, जिसमें उन्होंने सत्र के बाद शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। हालांकि पार्टी ने किसी नेतृत्व परिवर्तन या 2.5 साल के फॉर्मूले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दोनों वरिष्ठ नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व से मिलना सामान्य प्रक्रिया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल यानी बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शनिवार को घोषणा की कि वह नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए हाल ही में बढ़ाई गई सैलरी और भत्ते स्वीकार नहीं करेंगे। यह वेतन वृद्धि ओडिशा विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित की गई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को लिखे पत्र में पटनायक ने कहा कि उन्होंने पहले भी सार्वजनिक जीवन में निजी लाभ से दूर रहने का उदाहरण पेश किया है, जब उनके परिवार ने कटक स्थित पैतृक संपत्ति आनंद भवन को दान करने का फैसला किया था। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। पटनायक ने मुख्यमंत्री से अपील की कि बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों के अमाउंट का उपयोग राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने पिछले 25 वर्षों में ओडिशा की जनता से मिले प्यार, स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद 19 जून 2024 को नवीन पटनायक ने 17वीं ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। योग गुरु रामदेव ने बढ़ते एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए योग अभ्यास और घरों में पर्दे लगाने का सुझाव दिया है, जबकि उन्होंने एयर प्योरीफायर को अमीरों का फैशन करार दिया। एक टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम में बोलते हुए रामदेव ने कहा कि विकास के साथ कुछ प्रदूषण होना स्वाभाविक है और दिल्ली कई बार गैस चैम्बर जैसी हो जाती है। उन्होंने लोगों को घरों के अंदर रहकर कपालभाति और लंबी सांस लेने जैसे प्राणायाम करने की सलाह दी। रामदेव ने यह भी कहा कि घरों में पर्दे लगाकर उन्हें कुछ दिनों बाद मास्क पहनकर झाड़ा जा सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली, नोएडा और पूरे एनसीआर में AQI गंभीर से गंभीर प्लस श्रेणी तक पहुंच गया, जिससे सरकार को क्रैप स्टेज 3 और स्टेज 4 के सख्त उपाय लागू करने पड़े। रविवार को कई इलाकों में AQI 500 के करीब दर्ज हुआ। वहीं इसके उलट वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने बढ़ते प्रदूषण के बीच N95 मास्क, एयर प्योरीफायर, इंडोर पौधों और बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर रखने की सलाह दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के नालंदा जिले में भीड़ की हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 50 वर्षीय कपड़ा विक्रेता मोहम्मद अतहर हुसैन की शुक्रवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। गगन दीवान गांव के रहने वाले हुसैन पर 5 दिसंबर को रोह थाना क्षेत्र के भट्टापार गांव के पास कथित चोरी के शक में भीड़ ने हमला किया था। आरोप है कि 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उन्हें बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, कान काट दिए, उंगलियां तोड़ दी और गर्म लोहे की रॉड से दागा। हमलावरों ने उनसे करीब 18,000 रुपए भी लूट लिए। गंभीर रूप से घायल हुसैन को पहले PHC रोह, फिर नवादा सदर अस्पताल और बाद में पावापुरी विम्स रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी शबनम परवीन की शिकायत पर 10 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। FIR में दंगा, गंभीर चोट और हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वरिष्ठ CPIM नेता बृंदा करात ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले में हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें 2015 के दादरी मॉब लिंचिंग मामले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। करात ने आरोप लगाया कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कदम को लिखित मंजूरी देकर न्याय की प्रक्रिया को रोकने की पूरी तरह गैर कानूनी और गलत कोशिश को आगे बढ़ाया है, जबकि मामले में मुख्य गवाह पहले ही अदालत में बयान दर्ज करा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल की अनुमति के बाद यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत में केस वापस लेने के लिए हलफनामा दायर किया। बृंदा करात ने राष्ट्रपति से तत्काल दखल देने की अपील करते हुए कहा कि चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती हैं, इसीलिए न्याय के हित में हस्तक्षेप जरूरी है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध नगर के बिसहावड़ा गांव में 28 सितंबर 2025 को मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी।
और उनके बेटे दानिश को भी गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था, जिस पर देश भर में भारी आक्रोश देखा गया। वृंदा करात ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वह इसमें शामिल लोगों को सजा दिलाएगी। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी परिसर में शनिवार को हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हालांकि प्रोविडेंस शहर के मेयर ब्रेट स्माइली ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस के मुताबिक यह घटना स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 4:05 पर हुई। हमलावर काले कपड़ों में था और वारदात के बाद पैदल ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था, लेकिन जांच के बाद उसे घटना से असंबंधित पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। एहतियात के तौर पर ब्राउन यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस गोलीबारी की जानकारी दे दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.